आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी और हमारे साथ है राकेश कुमार, शोषित समाज दल से। हम लोग आज बिहार के जो जातीय गणना हुई है उस पर हम बात करना चाहेंगे। बहुत पहले की बात है कि बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा। तो आज वो स्थिति आ गई है। जब गणना हुई तो पता चला कि ठीक में 90% लोग हमारे हैं और उस पर शोषण हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहिएगा इस जातीय आधारित जो गणना हुई है और 90% शोषित लोगों के बारे में? देखिए, जातीय जनगणना जो बिहार में आई, कास्ट सेंसस का रिपोर्ट आई, ये बात तो आज हमारी जो SC ST OBC के जो आबादी उन्होंने जो संख्या उन्होंने दी, ये बात 17 के दशक में जगदेव बाबू लड़कार कर गांव में चिल्ला कर कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये बात जगदेव बाबू ने उस समय कही जहाँ कितनी परिस्थितियां थी, सामान्य शक्तियां कही, पूरा बोलबाला था, ब्राह्मणवाद, पूरा चरमसीवा पाठ था। उस समय जगदेव बाबू गांव के बीच आकर लड़काते थे और कहते थे कि हमारी आबादी 90%, लेकिन हमारा उस समय समाज में नहीं जाता। आज ये नीतीश कुमार ने रिपोर्ट डालकर ये दिखा दिया कि हमारी 90% आबादी है। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? इस समय जगदेव बाबू ने दिखाया, उस समय आपने जगदेव बाबू की हत्या हो गई। जगदेव बाबू ने उस लड़ाई को लड़ते हुए 5 सितंबर 1974 को कुर्था के मैदान में गोली खा ली, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने। उनको झुकाने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया कि जगदेव बाबू अब आगे बढ़ जाएगा, CM बन जाएगा, ये देश पूरा बिहार को ठीक कर देगा। तो उस समय हमारे जगदेव बाबू ने जो लड़कारा था, कम से वो गरीब गरबा के लोगों में, क्योंकि उस समय जब उनकी आवाज और भाषण में इतनी ताकत होती थी कि छोटा सा बच्चा से लेकर और 90 साल या 70 साल का बुजुर्ग के अंदर क्रांति आ जाती, दौड़ जाता था कि बाप जगदेव बाबू ने जगा दिया। उनके अंदर शिवना जागती थी, चेतना जागती थी कि हमारी हक की लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहा है, हमारी हक की लड़ाई शोषित समाज लड़ रहा है। तो सर, दूसरा सवाल आपसे है सर, 90% जो शोषित वर्ग है उसका मामला छोड़ दीजिए, 10% के जो लोग हैं वो जो उच्च वर्ग से आते हैं, जो सन फॉरवर्ड या जो कह लीजिए, और उन लोगों को 10% भी आरक्षण मिल रहा है पूरे देश में, और बिहार में 10% इसकी आबादी है। पूरे देश में अगर सर्वे हो तो कितना हो अभी तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन खासकर जो बिहार में 10% है और 10% उनको आरक्षण दे दिया, यानी कि 100% उनको आरक्षण मिल गया, और जबकि 90% लोग आज भी वंचित हैं और कई तरह से असुविधा के शिकार है। इस सरकार का कैसा नीति है, क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि गरीबी के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। आरक्षण किसको? जो पिछड़ा हुआ है और जिसका प्रतिनिधित्व कम है जी, और जिसका प्रतिनिधित्व ऑलरेडी 60 से 70% है सवर्णों का, उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। तो संविधान तोड़ कर दिया गया। पहला बात तो ये हो गया जी। और दूसरा सबसे दुखदाई ये बात है, जो अभी बिहार में जो सर्वे हुआ, इससे स्पष्ट हुआ कि 10% जो उच्च जाति के लोग हैं, जो सवर्ण हैं, उनके पास 78% भूमि है जी। मतलब 10% जो है 78% भूमि के ऊपर कब्जा है। इसका मतलब कि भूमि वाले सब गरीब हो गए, टोटल सवर्ण गरीब है, इसलिए उनको 10% आरक्षण दे दिया गया। और सबसे बड़ा दुखद स्थिति हुआ, ये अभी जुडिशरी में नीतीश कुमार ने जो 10% आरक्षण दिया, ये आपका जातीय गणना का रिपोर्ट आने के बाद दिया। ये सबसे बड़ा दुखद बात है कि जिसको पूरा के पूरा जमीन पर कब्जा है और सबसे ज्यादा अमीर वही लोग हैं, गरीबी के नाम पर उनको 100% रिजर्वेशन दे दिया गया। ये बड़ा दुखद है। एक बड़ा सवाल निकल के आया है सामने कि सरकार ने स्वर्ण गरीबों को 10% पूरे देश में आरक्षण दिया, और अभी जो बिहार का जो सर्वे आया है जिसमें कितना % से जमीन है स्वर्णों के पास? 78%। और बाकी जो निचले तबके के लोग हैं जिसको 90% है, उनके पास जमीन नहीं है। 22% या भूमिहीन बोले, 90% लोगों के पास 22%। क्या सरकार ऐसे नियम बनाएगी कि आपने गरीब को तो दे दिया और जिसके पास भूमि नहीं है या कम भूमि है उसको क्या उसमें से भूमि मिलना चाहिए? सर देखिए, इसके लिए नीतीश कुमार ने डी बंदोपाध्याय कमेटी एक बनाया था जी। उस कमेटी का रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट में कहा थी कि किसी के जमीन हड़पने या छीनने की जरूरत नहीं है। तत्काल
सरकार के पास इतना जमीन है कि अगर वो चाहे तो प्रत्येक भूमिहीन किसानों को 1 एकड़ तक जमीन दे सकती है, और भूमिहीनों को जो आवासहीन है प्रत्येक आवासहीनों को 10 डिसमिल जमीन दिया जा सकता है, लेकिन सरकार उससे भी भाग गई। नहीं सरकार, मेरा सवाल ये है सरकार भाग गई। अब जो सर्वे मालिक हुआ है तो उसमें से बंटवारा का कहाँ प्रश्न उठता है? जो उसके लिए सवर्णों को के लिए नतमस्तक मानने की जो पार्टी है, जो सवाल है, वो उसको जमीन छीनेगी। जो आपके पास जमीन तो नहीं दिया, जो सरकार के पास जमीन वो नहीं दिया। सर आपसे पूछते सर, जिस तरह गरीबों को 10% आरक्षण केंद्र सरकार दे दी नौकरी में और भी चीज में, क्या जो भूमिहीन और जिसके पास कम जमीन है उसको क्या जमीन मिलेगा 90%? देखिए, शोषित समाज दल जब जगदेव बाबू ने बनाया था तो उनके साथ जगदेव बाबू ने एक सिद्धांत बनाया, और हमारे देखिए देश नेताओं से नहीं नीतियों से चलता है। तो जगदेव बाबू ने जो किताब सिद्धांत बताया उसमें सिद्धांत वक्तव्य कार्यक्रम है, तो हमारे किताब में उसमें कृषि नीति, शिक्षा नीति और इंसानी बस्ती बसाओ। इंसानी बस्ती बसाओ मतलब कि हर एक गरीब आदमी को इतना दूर जमीन दीजिए और उस परिवार से एक किसी को रोजगार दे दीजिए, और वही हम लोग इंसानी बस्ती की बात करते हैं। और ये जब जहाँ 10% की आप बात कर रहे हो, अभी इन्होंने सर ने कहा कि 78% पर उनका जमीन कब्जा, वही का तो सबसे गरीब। तो बताइए, जिसको सबसे ज्यादा अमीर है और वह उसको गरीब लोग सरकार साबित कर रहा है, और जो 90% गरीब है, भूमिहीन है, कई लोग गरीबी के पास घर तक नहीं है, उसको कह रहा कि इसके पास जमीन नहीं। तो ये सरकार का क्या नीति? सर सरकारी नौकरी में भारत सरकार के हो चाहे बिहार सरकार की हो, सबसे ज्यादा किन लोगों के पास नौकरियां हैं? उन लोगों के पास है, नो डाउट 70% है। 60 से 70% देखिए है क्या राजनीति क्या चल रहा है अभी? राजनीति ये चल रहा है कि न्यायपालिका पर 100% कब्जा, 100% कब्जा किसके माध्यम से? कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से। जी जी बिल्कुल। फिर मोदी सरकार आई, इन्होंने क्या किया कि ये जो कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए जो पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग जो 10% जनरल सीट पर जाते थे, तो नीचे से लोग जाते थे, तो उनको खटा के नीचे फिर गिरा दिया, गरीबी के नाम पर सवर्णों को दे दिया 10%, ताकि उनका 50% से हमेशा ज्यादा प्रतिनिधित्व रहे और कार्यपालिका में उनका वर्चस्व स्थापित रहे, बना रहे। हो गया। अब तीसरा अभी महिलाओं वाला हो गया। महिलाओं का जो रिजर्वेशन होगा वो भी छोड़ के दिया हुआ। अब जैसे महिलाओं का रिजर्वेशन देने का मतलब है कि सवर्णों का तीनों जगह जो देश को चलाने वाली जो प्रमुख संस्था है, सभी संस्थाओं में उनका आधिपत्य हो जाएगा, और जो चाहेंगे जो करेंगे। अब ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर उनका कब्जा है। जब तक उनको वहां से कब्जा से नहीं हटाया जाएगा तो कुछ नहीं होगा। महिला आरक्षण की बात करें तो जिसमें ओबीसी के लिए अलग से प्रावधान नहीं है। नहीं। तो क्या ओबीसी के लोग महिला आरक्षण बिल के समर्थन में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे? सभी लोगों ने तो समर्थन कर दिया। अब क्या समर्थन तो महिला के ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का बात किया, और उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, और सभी लोगों ने जो बिल था उसको 100% समर्थन कर दिया। विरोध में कौन आया? सिर्फ वो एमआई वाला मान ली ओबीसी का पार्टी आया, और सारे लोगों ने तो मान ली सपोर्ट कर दिया। तो ये दोहरी नीति बीजेपी की नहीं है, ये दोहरी नीति सामाजिक न्याय वाली पार्टियों का दोहरी नीति है। बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, उसके चलते समाज दिग्भ्रमित है, और समाज के साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। इनके इसके लिए जवाबदेह जो है सामाजिक न्याय की पार्टियां। सर आपसे सवाल है सर ये बताइए कि जो राजनीतिक परिवर्तन तो बराबर होते आ रहा है, ये लोग सत्ता से हटे तो वो लोग बैठे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन कैसे आएगा? सामाजिक परिवर्तन के लिए आएगा शोषित समाज की नीति और सिद्धांत से आएगा। जी, देश में दो ऐसी पार्टियां, जब एक भाजपा मनुस्मृति चलती है, शोषित समाज अपनी नीति चलती है। तो वर्मा जी कहते थे जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा जब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा जब तक आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा। तो शोषित समाज की जो लड़ाई है वो तो सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो हमने देखते आ गए, जेपी आंदोलन से लेकर कई आंदोलन हुए, लोहिया से लेकर कई आंदोलन हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन आज जो बैठने वाला वही हुआ। लेकिन जो व्यवस्था बनाया हुआ, जैसे अभी सर ने कहा न्यायपालिका में किसका कब्जा, आज भी कॉलेजियम सिस्टम में सब का बेटा जज का बेटा जज होगा, तो हम कहते सफाई कर्मी का बेटा, गरीब कब का बेटा जज नहीं होगा, तो कब्जा बेटा नहीं होगा, सफाई कर्मी का बेटा सफाई में रहेगा। आज भी घटना घटी, दो सफाई कर्मी आया नहीं है, उससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ा है कि आपका आदमी वहाँ रहेगा ही नहीं, तो आपके लोगों के साथ न्याय कैसे होगा? न्याय कौन करेगा?
विरोधी पक्ष के लोग आपके न्याय करेंगे? नहीं। जो स्वर्ण मानसिकता के हैं, जो आपको दबाने की जिनकी प्रवृत्ति रही है, उनकी सोच हमेशा वही रही है, तो क्या आपको न्याय उनसे दे पाएगा वो? देखिए समाज में स्थिति क्या है कि जो भी है लूटने के फेर में लगा हुआ है, लूटने के फेर में, जिसको जहां मौका मिलता है वो लूटता है। तो इसीलिए कहा कि नहीं, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहे ताकि बैलेंस करे, बैलेंस है। कोई किसी को नहीं लूटने दे, है कि नहीं? सबका जो जेन्युइन हिस्सा है सबको मिल जाए, सबके साथ बेईमानी ऐसा हो रहा वो रुक जाए। ये इसीलिए माल्य को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। और उस पर लोग कब्जा करने के फेर में मनुस्मृति के लोग, ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग, आरएसएस के माध्यम से, और अभी जिसका प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी करते हैं, ये सारा लोग कब्जा करने पर लगे हुए हैं। और उसी पैटर्न पर समाजवादी पार्टी, जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, वे भी उसी पैटर्न पर हैं। आप देखिए, जैसे मान लें कि बिहार में, छोटा सा उदाहरण दे, बिहार में लालू जी और नीतीश जी की सरकार, नीतीश जी हमने लेकिन लालू जी के मान लिया, तो लालू जी के समय में मतलब यादव का मान लीजिए कि 14% मान लिया उनका पॉपुलेशन, ठीक है, और उसको मतलब 15 मान लिया, ठीक है। तो आप टिकट कितना देते हैं? आप यादव को 15% के हिसाब से कितना टिकट चाहिए? 35 टिकट चाहिए, आप देते हैं कितना? 60, ठीक है। तो 25 किसका हिस्सा काट कर देते हैं? मतलब आप भी बेईमानी कर रहे हैं। वर्चस्ववाद बढ़ाने के लिए, अपनी जाति का वर्चस्व बढ़ाने के लिए आप वही काम करते हैं जो सवर्ण करते थे। तो अंतर क्या? व्हाट इज डिफरेंस? जिसके कारण सामाजिक न्याय कमजोर पड़ रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा दोषी यही लोग है, दूसरा नहीं। सर, 90% लोगों का उत्थान कैसे होगा? क्या कुछ राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए और क्या कुछ सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए? क्या नई पार्टियां हम लोग बनाते रहे और फिर पार्टियां का विलय ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हो जाए? फिर बिना जागरूकता के कुछ नहीं होगा जी। जागरूकता अभियान जब चलेगा, लोग बात को समझ जाएंगे और धीरे धीरे हो रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत परिवर्तन हुआ है जी। ऐसा नहीं कि कुछ परिवर्तन बहुत हुआ है। इसलिए आज उन लोगों को तिक्रम करना पड़ रहा है जी। तिक्रम से सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, सीधा सीधे नहीं कर पा रहा है। ये सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है, इसी का मान ले कि देन है, ठीक है। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन होगा, समय लगेगा, लेकिन क्योंकि शिक्षा जो है बहुत बड़ा चीज है। शिक्षा के अभाव में दिक्कत हो रही है। लेकिन बताइए ना, डॉक्टर अम्बेडकर अकेले न थे जी जी, अकेले न थे, लेकिन पढ़ाई की बदौलत, ज्ञान की बदौलत इतना बड़ा संविधान में लेकर परिवर्तन करा दिए। तो इसीलिए अभी संविधान को तोड़ने का जो विरोधी पक्ष चाहता है कि इसको हम लागू ही नहीं होना दें, और जैसे कर क्या कैसे रहा, प्रजातांत्रिक तरीके से कर, जिसका आपको लगे ही नहीं तो प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का खिलाफत कर रहा है। तो जीत के जा रहा है तब कर रहा है, और हमारे लोग उसको जिता के भेज रहे हैं। और हमारे इसलिए लोग भेज रहे हैं कि वो ये जाति पाति में नहीं है, जाति पाति के अलावे वो भटकाओं में है। अच्छा, उनको उल्टा पुल्टा समझा के उनको भटका दिया जा रहा है। गरीबी के नाम पर, कुछ पैसा के नाम पर, कुछ धर्म के नाम पर उनको भटकाव मान निकला दिया जा रहा है। तो जब तक सही तथ्य सामने उनको नहीं जाएगा, भटकाव से जब तक नहीं बचेंगे, असल लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों आदमी का चर्चा में भाग लिए और चर्चा में हमने कई बिंदुओं पर बात की। आगे बताते चले कि इस वीडियो से जो भी आप इत्तेफाक रखते हैं, आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखें। अगर कोई आपका सुझाव हो तो जरूर दें। मैं सभी के तरफ से आप सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।